हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और बेटा आज से हम शुरुआत करेंगे अगली यूनिट यानी प्लांट फिजियोलॉजी की। बेटा इस समय हम पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स के बारे में और आप जानते हैं कि क्रैश कोर्स में अभी तक हम 3 यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। पहली यूनिट हमने पढ़ी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, दूसरी यूनिट हमने पढ़ी ह्यूमन फिजियोलॉजी, तीसरी यूनिट हमने पढ़ी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन और अब तक हम 14 चैप्टर को कवर कर चुके हैं आपके नीट 2020 के लिए। जो चौथी यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बेटा इस यूनिट की अगर बात करें तो 5 से लेके 8 क्वेश्चन आपके नीट में पूछे जाते हैं और कई कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं जैसे फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का टॉपिक हो गया, केल्विन साइकिल हो गया, हैच एंड स्लैग पाथवे हो गया। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रेब्स साइकिल की बात करें जो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हैं और इनमें काफ़ी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो बेटा डेली बेसिस पर यहाँ पर इन चैप्टर को हम कवर करेंगे। आज हम यहाँ पर पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है केल्विन। बट आप जानते हैं कि हर यूनिट में एनसीईआरटी में एक साइंटिस्ट के बारे में आपको बताया गया है। तो इस यूनिट में जो साइंटिस्ट आपको दिए गए हैं ये है मेल्विन केल्विन। तो इनके बारे में कुछ पॉइंट हम यहाँ पर याद करेंगे। जैसे जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ इन पॉइंट को बेटा आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि इन्होंने पीएचडी की डिग्री रिसीव की केमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से। वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद जब आप देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ तो हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्बिंग्स की गई और इस बमबारी की वजह से हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के 2 शहर थे इनमें बहुत ज़्यादा तबाही हुई। 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ तो हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्बिंग्स की वजह से खत्म हुआ और दुनिया ने देखा कि रेडियो एक्टिविटी के क्या साइड इफेक्ट, क्या इल इफेक्ट हो सकते हैं, इल इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। उसी समय जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद जो केल्विन और इनके सहयोगी हैं इन्होंने रेडियो एक्टिविटी का यूज किया बेनिफिशियल यूज के लिए। केल्विन ने जे बाशम नाम के साइंटिस्ट के साथ मिलके ग्रीन प्लांट में होने वाली उन रिएक्शन की स्टडी की जिनसे शुगर का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल, इन रॉ मटेरियल की मदद से शुगर का फॉर्मेशन होता है। और इन्होंने शुगर की सिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया उसमें इन्होंने C14 रेडियो आइसोटॉप का यूज किया। बेटा नॉर्मली आप जानते हैं C12 नॉर्मल आइसोटॉप होता है, लेकिन जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कार्बन का है ये कार्बन 14 होता है। और इस तरीके से इन्होंने फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन एसिमिलेशन का पाथवे है उसका पता लगाया और इस काम के लिए इनको 1961 का नोबेल प्राइज दिया गया। और इन्होंने जो रास्ता पता लगाया कार्बन एसिमिलेशन का फोटोसिंथेसिस में उसी को आज हम केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। केल्विन के द्वारा फोटोसिंथेसिस में जो प्रिंसिपल का पता लगाया गया उन प्रिंसिपल का यूज इस समय हम कर रहे हैं रिन्यूएबल रिसोर्स फॉर एनर्जी के तौर पे उनकी स्टडी करने के लिए और साथ ही साथ सोलर एनर्जी रिसर्च में बेसिक स्टडी करने के लिए हम उन सिद्धांतों का यूज कर रहे हैं जिनको केल्विन ने डेवलप किया था, केल्विन ने एस्टेब्लिश किया था। बेटा अपने क्रैश कोर्स की अगर हम बात करें तो हमारे क्रैश कोर्स का चैप्टर 15 है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक है। यानी इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि प्लांट में किस तरीके से वाटर का, मिनरल का, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। क्योंकि आप देखते हैं कि जो पेड़ हैं बहुत टॉल भी हो सकते हैं, 100 मीटर से ज़्यादा लंबे यूकेलिप्टस के प्लांट हो सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा ऊंचाई तक पानी किस तरीके से चढ़ता है, जो पत्तियां खाना बनाती है रूट तक कैसे आता है, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अब बेटा प्लांट की अगर हम हाइट की बात करते हैं तो
प्लांट में जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का, ये ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक होता है एनिमल की तुलना में। साथ ही साथ प्लांट में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं पाया जाता है, जबकि एनिमल में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके द्वारा फूड का, मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। बेटा आप सभी लोग जानते हैं कि जो वाटर है इसे रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर प्लांट के हर पार्ट तक इसे पहुंचाया जाता है, चाहे आप स्टेम के सबसे आखिरी हिस्से की बात करें, यानी अगर आप टिप की बात करते हैं तो प्लांट के टिप पर भी इस पानी को पहुंचाया जाता है। अब पत्तियां जो फोटोसिंथेसिस करके फूड तैयार करती हैं, या इस फूड को फोटोसिंथेट भी कहा जाता है, इसे भी प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाया जाता है, रूट टिप तक भी पहुंचाया जाता है। और जबकि रूट टिप की बात करें तो ये सॉइल के अंदर बहुत ही गहराई में पाई जाती हैं। तो यानी यहाँ पर अगर मूवमेंट की हम बात करें तो बेटा जो मूवमेंट होता है प्लांट में, ये शॉर्ट डिस्टेंस तक भी हो सकता है, जैसे एक सेल के अंदर हो सकता है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम सेल टू सेल विद इन द टिश्यू। तो यानी स्मॉल डिस्टेंस तक भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस तक भी ट्रांसपोर्ट होते हैं यहाँ पर। अब अगर हमें ट्रांसपोर्ट के बारे में समझना है तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक बातें जरूरी है जानना, जैसे हमें सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, हमें प्लांट की एनाटॉमी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब हम आसानी से ट्रांसपोर्ट को समझ पाएंगे। अब बेटा सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट में कौन कौन से सब्सटेंस हैं जिनका मूवमेंट होता है, जिनका ट्रांसपोर्ट होता है। तो प्लांट में वाटर का, मिनरल न्यूट्रिएंट का, जैसे मिनरल न्यूट्रिएंट में कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सब मिनरल न्यूट्रिएंट हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जैसे फूड की बात करते हैं, एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिन्हें आप हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो इतनी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर, मिनरल, फूड एंड हार्मोन। अब अगर हम स्मॉल डिस्टेंस की बात करते हैं तो स्मॉल डिस्टेंस में जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है ये डिफ्यूजन के द्वारा होता है और साथ ही साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा होता है, और इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट मदद करता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वैस्कुलर सिस्टम यानी जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है, और इस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेशन के नाम से जाना जाता है। तो बेटा यहाँ पर हमने ये देखा कि स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जाइलम और फ्लोएम से होता है, जिसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब एक चीज़ और हमें ध्यान देनी है कि डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा हम रूटेड प्लांट की बात करते हैं जिनमें रूट पाई जाती है, उनमें जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट है वो जाइलम के थ्रू होता है, और ये यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी रूट से स्टेम की तरफ या रूट से लीफ की तरफ मूवमेंट होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर जो ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट हैं, इनका मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, या इसी को बाई डायरेक्शनल भी कहा जाता है। तो जाइलम के थ्रू यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और मिनरल का, जबकि फ्लोएम के द्वारा मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट का। बेटा अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सिंथेसिस होती है ये फोटोसिंथेटिक लीव्स यानी ग्रीन लीव्स के द्वारा होती है, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इसे आप फूड कह सकते हैं। अब इस फूड को एक्सपोर्ट करके प्लांट के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाया जाता है, साथ ही स्टोरेज ऑर्गन तक ले जाया जाता है। अब स्टोरेज ऑर्गन से इस फूड को वापस री एक्सपोर्ट भी किया जाता है, यानी जो नई पत्तियां निकलती हैं उनको जब खाने की ज़रूरत होती है तो स्टोरेज ऑर्गन से उनको फूड प्रोवाइड कर दिया जाता है। जो मिनरल न्यूट्रिएंट होते हैं इनको रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है अपवर्ड, और इन्हें स्टेम, लीव्स और जो ग्रोइंग रीजन होते हैं जैसे बड की बात करें वहां तक पहुंचा दिया जाता है। जब किसी प्लांट में बुढ़ापा आता है यानी सेनेसेंस, यानी जब प्लांट की पत्तियां बूढ़ी होने लगती हैं तो जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये उन पत्तियों से विड्रॉ कर लिए जाते हैं जो पत्तियां गिरने वाली हैं, और इन्हें ग्रोइंग पार्ट तक भेज दिया जाता है। अगर हम हार्मोन की बात करें, इन्हें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहा जाता है, पीजीआर कहा जाता है, और
हार्मोन और दूसरे जो केमिकल सिग्नल हैं इनका भी ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन इनका ट्रांसपोर्ट बहुत कम अमाउंट में होता है और कभी कभी बहुत ही स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड और यूनी डायरेक्शनल मैनर में इनका ट्रांसपोर्ट होता है। उस जगह से जहाँ से सिंथेसाइज होते हैं वहाँ से दूसरी जगह पर जाते हैं यूनी डायरेक्शनल मैनर में। चलिए बेटा, अब बात करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में, यानी ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से तरीके हैं। तो बेटा देखिए, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के 3 तरीके आपको बताए गए। एक तो डिफ्यूज़न बताया गया है, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न बताया गया और तीसरा तरीका आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बताया गया है। वैसे बेटा अगर हम डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की बात करें तो ये दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यानी वैसे तो ट्रांसपोर्ट के 2 मेथड हैं, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव को यहाँ पर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सिंपल डिफ्यूजन में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन के द्वारा जो मूवमेंट होता है ये पूरी तरीके से पैसिव होता है, यानी पैसिव है। पैसिव का मतलब कोई भी एनर्जी यहाँ पर खर्च नहीं होगी जब मूवमेंट डिफ्यूजन के द्वारा होगा। अब डिफ्यूजन के द्वारा जो मूवमेंट है ये सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक होगा, या एक सेल से दूसरी सेल तक मूवमेंट होगा, या स्मॉल डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस तक मूवमेंट होता है। जैसे इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ लीफ से सेल के बाहर, या इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ लीफ से आउटसाइड इन्वायरमेंट तक जो मूवमेंट होता है वो डिफ्यूजन के द्वारा होता है। जैसा कि बेटा मैंने बताया कि कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होता है डिफ्यूजन या जब पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उस केस में। यहाँ पर बेटा बेसिक समझ लेंगे तो आगे का काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब डिफ्यूजन की बेटा बात करें तो डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है वो रैंडम फैशन में होता है, और यहाँ पर जो नेट रिजल्ट आता है, जब फाइनल रिजल्ट आप देखोगे तो ये पता चलेगा कि जो सब्सटेंस का मूवमेंट है, जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट है, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। यानी डिफ्यूजन में मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है और ये लिविंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है, यानी डिफ्यूजन नॉन लिविंग सिस्टम में भी होता है। कैसे? अगर आप एक सेंट की बॉटल को कमरे में कोने में खोल के रख दें तो उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है, ये भी एक डिफ्यूजन का ही एग्जाम्पल है। तो डिफ्यूजन स्लो है और डिफ्यूजन लिविंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है। डिफ्यूजन गैसेस और लिक्विड में बहुत आसानी से हो जाता है और बहुत ही ऑब्वियस है, लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का जो डिफ्यूजन होता है ये बहुत ही कठिन होता है। और यहाँ पर एक बात ये भी लिखी कि डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर लाइकली रादर देन ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड में तो डिफ्यूजन हो जाता है लेकिन सॉलिड का डिफ्यूजन आसान नहीं है, ये कठिन काम है। अब बेटा अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट सिंस इट इज द ओनली मीन्स फॉर गैसियस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में डिफ्यूजन के द्वारा गैसियस मूवमेंट होता है, यानी जितना भी गैसियस मूवमेंट होता है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट बॉडी के अंदर, वो केवल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। डिफ्यूजन के रेट की अगर हम बात करते हैं तो डिफ्यूजन का रेट कई फैक्टर पर निर्भर करता है, जैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ टेम्परेचर और प्रेशर पर भी निर्भर करता है। इसको आप CPMT से याद कर सकते हो बेटा। जो यूपी का एग्जाम पहले हुआ करता था नीट के पहले, उसका नाम CPMT था। तो C फॉर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, P फॉर द, रमा फिर से बोल दे रहे हैं, ठीक है, C फॉर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, P फॉर द प्रेशर, M फॉर द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एंड T फॉर द टेम्परेचर। इस कोड के द्वारा आप आसानी से डिफ्यूजन के रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर को याद कर सकते हैं। चलिए बेटा अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें बेटा, देखिए डिफ्यूजन कोई भी हो, चाहे सिंपल हो या फैसिलिटेटेड, इनके लिए ग्रेडियंट होना जरूरी है, क्योंकि बेटा डिफ्यूजन में हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, तो ग्रेडियंट होना जरूरी होता है। अब डिफ्यूजन का जो रेट है बेटा ये सबस्ट्रेट या सब्सटेंस के साइज पर भी डिपेंड करता है। अब जितने स्मॉलर सब्सटेंस होंगे उनका डिफ्यूजन तेजी से होगा, और अगर लार्ज मॉलिक्यूल है तो उनके डिफ्यूजन का रेट कम होगा। किसी भी सब्सटेंस का जो डिफ्यूजन होता है ये
उस मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करता है, यानी अगर उसकी लिपिड में सॉल्युबिलिटी कम या ज़्यादा है तो इससे भी डिफ्यूज़न का रेट प्रभावित होता है। और बेटा लिपिड की अगर हम बात करें तो लिपिड इज़ ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपने पढ़ा होगा कि सेल मेम्ब्रेन मेनली लिपिड से बनी होती है, फास्फोलिपिड से। तो जो सब्सटेंसेस लिपिड में सॉल्युबल होते हैं उनके डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा होता है, लेकिन जो सब्सटेंस वाटर सॉल्युबल होते हैं उनके डिफ्यूजन का रेट कम होता है। सब्सटेंसेस है हाइड्रोफिलिक ग्रुप, जिनमें हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता है, यानी जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आसानी से पास नहीं हो पाते हैं, इसलिए उनके मूवमेंट को फैसिलिटेट करना पड़ता है, आसान बनाना पड़ता है। अब बेटा जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल हैं उनको मेम्ब्रेन के द्वारा ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन मदद करती हैं, और इसीलिए इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है। फैसिलिटेटेड का मतलब किसी की मदद से होने वाला। तो जो मेम्ब्रेन प्रोटीन बेटा होती हैं ये वो साइट है जहाँ से जो मॉलिक्यूल है ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आते हैं या सेल के बाहर जाते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन ये कोई नई चीज़ नहीं है। सेल में आपने जो इंटीग्रल प्रोटीन पढ़ा था यही मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो मॉलिक्यूल को लाने ले जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड करती हैं। तो बेटा चूंकि यहाँ पर मेम्ब्रेन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में मदद करती है इसलिए इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में स्पेशल प्रोटीन मदद करती सब्सटेंस को मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करने में, और यहाँ पर भी कोई एनर्जी खर्च नहीं होता है, क्योंकि बेटा डिफ्यूजन नाम अगर कहीं भी आता चाहे वो सिंपल डिफ्यूजन हो या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो कहीं पर भी एनर्जी खर्च नहीं होती है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बेटा बात करें तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, और ट्रांसपोर्ट का रेट मैक्सिमम रीच करता है जब सारी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सैचुरेट हो जाती हैं, यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सैचुरेशन होता है। बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो सिंपल डिफ्यूजन है वहां पर कोई भी कैरियर प्रोटीन की मदद नहीं लेनी पड़ती, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन हेल्प करती हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की अगर हम बात करें तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न स्पेसिफिक नेचर का होता है। इट इज़ वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, यानी जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से हर तरह के मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, इनसे स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल का ही ट्रांसपोर्ट हो सकता है। साथ ही साथ जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है ये इनहिबिटर के प्रति सेंसिटिव होता है, क्योंकि जो इनहिबिटर है अगर ये कैरियर प्रोटीन की साइड चेन से रिएक्ट कर जाएंगे तो उसको इनहिबिट कर देंगे, और इस वजह से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन के अंदर चैनल यानी रास्ता बनाती दरवाज़ा बना देती हैं, और इन दरवाज़ों के थ्रू जो मॉलिक्यूल होते हैं ये उस मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं। अब कुछ चैनल ऐसे होते हैं, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो हमेशा खुले रहते हैं, और कुछ ऐसे रास्ते भी होते हैं जिन्हें कंट्रोल किया जाता है, मतलब समय पर खुलते हैं और एक निश्चित समय पर बंद होते हैं। कुछ ऐसे भी चैनल होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं और इनसे अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर पोरिन्स के बारे में, तो पोरिन प्रोटीन है जिनके द्वारा लार्ज पोर का फॉर्मेशन होता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया और सम बैक्टीरिया में, यानी प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन में बड़े बड़े पोर बन जाते हैं, और ये एक्चुअली पोरिन के नाम से जाने जाते हैं, और इनके द्वारा मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, और साथ ही साथ इनके द्वारा स्मॉल साइज में जो प्रोटीन है उनका मूवमेंट भी हो सकता है। जैसे बेटा यहाँ पर हम बात करते हैं वाटर चैनल के बारे में। जो वाटर चैनल है ये बना होता है 8 डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्वापोरिन्स। पोरिन का मतलब तो मैंने अभी बताया बेटा कि जो पोरिन होते हैं ये एक्चुअली पोर होते हैं, ये एक्चुअली आप कह सकते हैं कि प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन के अंदर पोर बना देते हैं और इनके द्वारा मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है। तो वाटर चैनल में ध्यान रखना है कि ये 8 डिफरेंट टाइप के एक्वापोरिन से बने होते हैं। अब इस फिगर को बेटा ध्यान से देखिएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए आपको फिगर दिया गया है। इस फिगर में आप देखेंगे तो ये मेम्ब्रेन आपको दिखाई गई है, और ये मेम्ब्रेन में लिपिड मॉलिक्यूल आपको दिखाई गई, और ये जो
आपको पिंक कलर से दिखाई गई, ये कैरियर या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आपको इंडिकेट की गई है। अब आप देखिए, ये सेल का आउटर साइड है और ये सेल का इनर साइड है और ये मेम्ब्रेन है। अब देखिए, जो कैरियर प्रोटीन यहाँ पर आपको दिखाई गई, इस कैरियर प्रोटीन के आउटसाइड की तरफ ये एक मॉलिक्यूल है जो ब्लू कलर से आपको दिखाई गई, ये बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद ये कैरियर प्रोटीन बेटा 180 डिग्री रोटेट कर जाते हैं और 180 डिग्री जब रोटेट करती है तो आप देखिए कि ये जो यहाँ पर मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल सेल के अंदर पहुंच जाता है। अब बेटा कुछ कैरियर प्रोटीन ऐसी भी होती हैं जो केवल तभी ट्रांसपोर्ट करती हैं जब दो तरह के मॉलिक्यूल एक साथ मूव करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर में आपको दिखाया गया एक ए मॉलिक्यूल है और एक बी मॉलिक्यूल, और ये कैरियर प्रोटीन आपको दिखाई गई है। तो कैरियर प्रोटीन तभी काम करेगी जब दो मॉलिक्यूल यहाँ पर मूव करेंगे एक साथ। अब पहली कंडीशन क्या है, अगर सिम्पोर्ट की हम बात करें तो बोथ मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन, और एंटीपोर्ट में दोनों मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो बेटा आप देखिए कि यहाँ पर ए जो है ये अंदर आ रहा है और बी बाहर जा रहा है, तो इनके मूवमेंट की डायरेक्शन अलग है, दैट इज नेम्ड एज एंटीपोर्ट। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ए और बी दोनों मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर करें सेम डायरेक्शन में, दैट इज नेम्ड एज सिम्पोर्ट। तो बेटा सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की एग्जाम्पल है, क्योंकि कैरियर प्रोटीन यहाँ पर मूवमेंट करें बिना किसी एनर्जी को खर्च किए हुए। एक केस यहाँ पर बेटा और है, दैट इज यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट में क्या होता है कि यहाँ पर कैरियर प्रोटीन केवल एक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करती है और इसका मूवमेंट किसी दूसरे मॉलिक्यूल के प्रेजेंस या एब्सेंस पर निर्भर नहीं करता। यही लैंग्वेज यहाँ पर लिखी हुई है, व्हेन ए मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस ए मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल द प्रोसेस इज कॉल्ड यूनिपोर्ट। अब बेटा बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तीसरा टॉपिक यहाँ पर है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च होती है क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल को पंप किया जाता है अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखिए, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल हैं वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, एक्टिव में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी बेटा मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों में मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत होती है। इसका मतलब यहाँ पर लिखा भी है कि जो प्रोटीन होती हैं ये एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करती, क्योंकि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। अब जो बेटा पंप होते हैं ये प्रोटीन होती हैं और ये सब्सटेंस को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में, तो सोडियम पोटेशियम पंप जैसे ही कहीं पर पंप नाम आया तो पंप का मतलब ये कैरियर प्रोटीन है जो एनर्जी का यूज करते हुए सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करती हैं। पंप के द्वारा जो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट है ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है, जिसे अपहिल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। जबकि बेटा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वहां पर डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब बाकी चीज़ें यहाँ पर फैसिलिटेटेड की तरह, जैसे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन होता है, साथ ही साथ जो कैरियर प्रोटीन है ये स्पेसिफिक नेचर में होती है। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप है, तो सोडियम पोटेशियम पंप एक कैरियर प्रोटीन है और इसके द्वारा केवल सोडियम और पोटेशियम मॉलिक्यूल को ही ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। कैरियर प्रोटीन जो होती हैं ये इनहिबिटर के प्रति सेंसिटिव होती हैं, ये बात फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी आपको बताई गई थी। अब बेटा यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के बारे में। अगर हम अलग अलग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की बात करते हैं तो बेटा देखिए, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों में इन्वॉल्व होती हैं, और इसीलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कुछ कॉमन कैरेक्टर पाए जाते हैं, जैसे सेलेक्टिव नेचर हो गया, सैचुरेशन की बात करें, इनहिबिटर के प्रति जो सेंसिटिविटी और अंडर हार्मोनल रेगुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हार्मोनल रेगुलेशन के कंट्रोल में होते हैं, लेकिन अगर हम डिफ्यूजन की बात करें, चाहे वो फैसिलिटेटेड हो या ना हो मतलब चाहे सिंपल डिफ्यूजन हो चाहे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट करेगा और कभी भी एनर्जी खर्च नहीं करेगा। अब बेटा यहाँ पर जो टेबल आपको दी गई इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, कंपैरिजन ऑफ द डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। जैसे यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायर सिंपल डिफ्यूजन में नहीं है लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसकी जरूरत है।
अगर हाईली सेलेक्टिव नेचर की बात करें तो सिंपल डिफ्यूजन सेलेक्टिव नहीं है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हाईली सेलेक्टिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेलेक्टिव है, क्योंकि कैरियर प्रोटीन का यूज होता है। सैचुरेशन की बात करें तो बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों में सैचुरेशन होता है, क्योंकि दोनों में कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अब देखिए यहाँ पर अपहिल ट्रांसपोर्ट की बात करें बेटा अगर, तो अपहिल ट्रांसपोर्ट केवल और केवल एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है। यानी अपहिल का मतलब अभी मैंने क्या बताया था, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है उसे अपहिल कहते हैं, जबकि सिंपल डिफ्यूजन में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में डाउनहिल मूवमेंट होता है। एंड रिक्वायर एटीपी एनर्जी, बेटा एटीपी की जरूरत केवल एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है। जो सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बेटा यही यहाँ पर डिफरेंट तरह की ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म आपको बताएगी और बहुत जरूरी है। इस टेबल को अच्छी तरीके से अगर ध्यान रखेंगे तो 90% ज़्यादा क्वेश्चन केवल इस टेबल से ही आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बेटा अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, दैट इज प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन में यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया गया कि वाटर इसेंशियल है प्लांट में सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, और साथ ही साथ जो वाटर है ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति पानी के अंदर हुई, यानी लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। वाटर की बेटा अगर हम बात करते हैं तो वाटर एक मीडियम की तरह काम करता है जिसमें बहुत सारे सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं। जो प्रोटोप्लाज्म होता है सेल का, ये प्रोटोप्लाज्म और कुछ नहीं बल्कि ये एक्चुअली वाटर है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल डिसॉल्व हैं, और बहुत सारे मॉलिक्यूल जो डिसॉल्व नहीं हो सकते वो सस्पेंडेड होते हैं। अब जैसे हम तरबूज की बात करें तो तरबूज में 92% से ज़्यादा पानी पाया जाता है। अगर हम ज़्यादातर हर्बेशियस प्लांट की बात करें, वीट राइस ये सब हर्बेशियस प्लांट हैं, तो इनमें 10 से 15% फ्रेश वेट ड्राई मैटर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 85 से 90% पार्ट इनका पानी से बना होता है। इसी तरह अगर हम वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट में है वो वेरिएबल होता है। प्लांट के कुछ हिस्सों में ज़्यादा पानी होता, कहीं पर कम पानी होता है। जैसे उडी पार्ट की बात करें, जो उडी पार्ट प्लांट के होते हैं उनमें कम पानी पाया जाता है, लेकिन जो सॉफ्ट पार्ट प्लांट के होते हैं जैसे बड हो गई, इनमें ज़्यादातर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। एक सीड की अगर हम बात करते हैं जो हमें ड्राई नज़र आता है लेकिन उसके अंदर भी पानी प्रेजेंट होता है। 10 से 15% हिस्सा जो सीड का होता है वो पानी का होता है, क्योंकि अगर ये पानी नहीं होगा तो सीड जिंदा नहीं रहेगा और रेस्पिरेशन फिर कैसे कर पाएगा। टेरेस्ट्रियल प्लांट की बेटा अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में डेली वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द वाटर जो एब्जॉर्ब करते हैं ये एयर में लॉस कर देते हैं इवेपोरेशन के थ्रू, अपनी पत्तियों के द्वारा, जिसे ट्रांसपिरेशन के नाम से जाना जाता है। एक मैच्योर कॉर्न प्लांट यानी एक मक्के के पौधे की अगर बात करें तो ये एक दिन में 3 लीटर वाटर को एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह अगर हम एक मस्टर्ड प्लांट की बात करें तो ये अपने वेट के बराबर वाटर को 5 घंटे में एब्जॉर्ब कर लेता है। बेटा एग्रीकल्चरल और नेचुरल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है प्लांट ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी के लिए। यानी आप देखिए कि प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है पानी पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। अगर हमारा कोई खेत है और अगर उसमें हम समय समय पर पानी ना लगाएं, सिंचाई ना करें, तो इससे उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। यानी वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर है, चाहे आप नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करें या एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट की आप बात करते हैं, दोनों में ही वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर है प्लांट ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी के लिए। चलिए बेटा अगले टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल की बेटा अगर हम बात करें तो वाटर पोटेंशियल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वाटर पोटेंशियल बेटा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वाटर मूवमेंट को समझने के लिए जानना ज़रूरी है। अगर प्लांट में आप वाटर मूवमेंट को जानना चाहते हैं तो वाटर पोटेंशियल आपको जानना पड़ेगा। अब वाटर पोटेंशियल को डिटरमाइन करने वाले दो कंपोनेंट हैं, एक का नाम है सॉल्यूट पोटेंशियल जिसे साई एस से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा है प्रेशर पोटेंशियल जिसे साई पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप वाटर पोटेंशियल को समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल को समझना पड़ेगा। वाटर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, जिसकी वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये रैपिड और कांस्टेंट मोशन लगातार करते रहते हैं। अब
जिस सिस्टम में वाटर का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी या वाटर पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। यानी बेटा जो काइनेटिक एनर्जी है इसी को हम वाटर पोटेंशियल कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि जो प्योर वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है किसी भी सॉल्यूशन की तुलना में। यानी शरबत या कोल्ड ड्रिंक की तुलना में, चाय की तुलना में प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। अब बेटा यहाँ पर ये देखिए कि वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है ये मूवमेंट हाई एनर्जी वाले सिस्टम से लोअर एनर्जी वाले सिस्टम की तरफ होता है। यानी जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है उस सिस्टम से लोअर काइनेटिक एनर्जी की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है वो हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ होता है। बस बेटा ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ होता है। और अगर हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट होता है तो बेटा इसी को हम डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। डिफ्यूजन में हाई से लो की तरफ यानी अलोंग द ग्रेडियंट मूवमेंट होता है। वाटर पोटेंशियल को हम ग्रीक सिंबल साई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे प्रेशर यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे पास्कल की बात करें, पास्कल एक प्रेशर यूनिट है, तो प्रेशर यूनिट में वाटर पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा परंपरा के अनुसार अगर हम बात करें तो वाटर पोटेंशियल अगर प्योर वाटर का हम ले रहे हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड नॉट अंडर एनी प्रेशर जीरो। यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर और बिना किसी प्रेशर पर प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो मान लिया गया। अब देखिएगा जरा, अब अगर बेटा हम प्योर वाटर में कुछ सॉल्यूट मिला दें, जैसे प्योर वाटर है हमारे पास उसमें हमने चीनी मिला दी, तो चीनी क्या है, सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। अगर कुछ चीनी हम प्योर वाटर में मिला दें तो अब जो सोल्यूशन शरबत बना, इस सोल्यूशन में वाटर के मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब जो चीनी के मॉलिक्यूल हैं वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिल जाएंगे और वाटर के मॉलिक्यूल की जो स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी है, वो कम हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब ये है बेटा कि इसका वाटर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा। यानी किसी भी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल हमेशा प्योर वाटर से कम होता है। ऑल सॉल्यूशंस हैव लोअर वाटर पोटेंशियल देन द प्योर वाटर। और जितनी कमी आती है, जैसे मान लीजिए हमने ये मान रखा कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो है, अब उसमें हमने चीनी मिला दी और चीनी मिलाने से उस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल -1 हो गया। तो जो कमी आई -1, यहाँ पर कमी आई है, इस कमी को हम सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल और इसे साई एस से रिप्रेजेंट करते हैं। साई एस इज ऑलवेज निगेटिव, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। साई एस हमेशा निगेटिव वैल्यू होती है बेटा, क्योंकि अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल को, सॉल्यूट को प्योर वाटर में मिलाएंगे तो प्योर वाटर की तुलना में उसका वाटर पोटेंशियल निगेटिव में ही जाएगा। तो सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज निगेटिव, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से आप ध्यान रखिएगा बेटा। अब जितने ज्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल हम ऐड करते जाएंगे उतना ही कम, उतना ही लोअर या मोर निगेटिव उसका सॉल्यूट पोटेंशियल होता जाएगा। और अगर बेटा हम किसी सॉल्यूशन के लिए, फॉर ए सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल एक दूसरे के बराबर होते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किसी भी सॉल्यूशन के लिए वाटर पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू बराबर होती है। अब बेटा यहाँ पर एक चीज और देखिएगा कि अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं प्योर वाटर के ऊपर या सॉल्यूशन के ऊपर तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज करता है। अब बेटा अगर कोई प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल में अगर वाटर एंटर करता है तो वाटर के एंटर करने की वजह से जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म एक प्रेशर क्रिएट करता है सेल वॉल के ऊपर। और सेल वॉल के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से सेल टर्जिट हो जाती है। और ये जो प्रेशर है बेटा, पानी के सेल के अंदर आने की वजह से जो साइटोप्लाज्म सेल वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही है, इसे
प्रेशर पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, प्रेशर पोटेंशियल की बेटा अगर बात करते हैं तो ये यूजुअली पॉजिटिव होता है, यूजुअली ध्यान दीजिएगा। सल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो सकता है जब जाइलम के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है ऊपर की तरफ, अपवर्ड, उस समय नेगेटिव वाटर पोटेंशियल क्रिएट होता है। प्रेशर पोटेंशियल को साई पी से डिनोट किया जाता है। अब बेटा वाटर पोटेंशियल, सल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल के बीच जो रिलेशनशिप है वो आपको दी गई है। साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी के द्वारा आप वाटर पोटेंशियल को निकाल सकते हो। और वाटर पोटेंशियल में आपको वाटर का जब मूवमेंट देखना होगा तो हाई वाटर पोटेंशियल से जो मूवमेंट होगा वो लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होगा। इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। चलिए बेटा अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज ऑस्मोसिस। अब यहाँ पर ऑस्मोसिस को समझने के लिए पहले कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल वॉल है और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल फ्रीली परमेबल है वाटर के लिए और दूसरे सब्सटेंस के लिए, ये इसलिए वाटर के लिए किसी तरह के बैरियर की तरह काम नहीं करती है। अब अगर बेटा हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में नॉर्मली एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है और इसके अंदर जो कंटेंट होता है उसे वैक्यूलर सैप कहते हैं। और वैक्यूलर सैप सल्यूट पोटेंशियल ऑफ सेल में कंट्रीब्यूट करता है। बेटा जब हम मिंटी क्विज करेंगे, लाइव सेशन करेंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो वैक्यूलर सैप है सल्यूट पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट करता है। बेटा चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके लिए इतनी सारी वीडियोस हम बना के दे रहे हैं। वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आ रही है और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करिए। बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेटा प्लांट सेल की अगर बात करें तो सेल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो टोनोप्लास्ट और सेल मेम्ब्रेन दोनों मिलके ये तय करती हैं कि मॉलिक्यूल का मूवमेंट सेल के अंदर होगा या फिर सेल के बाहर होगा। अब हम बात करते हैं बेटा ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें तो ऑस्मोसिस का मतलब है डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस ए डिफरेंशियली और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। बेटा यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी बुक पुरानी तो यहाँ पर सेमी लिखा होगा, सेमी परमेबल, जिससे अब एनसीईआरटी ने सेलेक्टिवली परमेबल कर दिया। जहां जहां सेमी परमेबल था सब जगह सेलेक्टिवली परमेबल कर दिया गया है। तो ऑस्मोसिस में बेटा जो मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल का वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ऑस्मोसिस की जो डायरेक्शन और रेट होता है ये प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दोनों पर डिपेंड करता है। इस बात को बेटा अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वाटर का जो मूवमेंट होता है ये हायर केमिकल पोटेंशियल या कंसंट्रेशन से लोअर केमिकल पोटेंशियल तक होता है जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता है। और इक्विलिब्रियम पे अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम में दो चैम्बर जिनके बीच सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है उनका वाटर पोटेंशियल लगभग सेम हो जाता है। तो तब तक मूवमेंट होता रहेगा जब तक वाटर पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। अब बेटा यहाँ पर देखिए कि ऑस्मोसिस को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए पोटैटो ऑस्मोमीटर का यूज कर सकते हैं। पोटैटो ऑस्मोमीटर के केस में पोटैटो ट्यूबर को वाटर में प्लेस किया जाता है और इस पोटैटो ट्यूबर की कैविटी में वाटर एंटर कर जाता है और ये ऑस्मोसिस की वजह से होता है। और इसकी वजह से पोटैटो ट्यूबर में जो कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन होता है उसमें वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता चला जाता है। अब बेटा यहाँ पर एक फिगर आपको दिखाया गया जिस फिगर में दो चैम्बर ए और बी आपको दिखाए गए हैं। अब इन दोनों चैम्बर के बीच में अगर बेटा आप देखोगे तो इनके बीच में आपको एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पर दिखाई गई है। और जो ये आपको पिंक कलर से दिखाए गए सॉल्यूट मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं और ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल वाटर के अंदर है। अब आप दोनों चैम्बर को देखिए तो ए चैम्बर में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल कम है और बी चैम्बर में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं। अब इसके आधार पे कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए, जैसे सोल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज ए लोअर वाटर पोटेंशियल। तो बेटा देखिए मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूट की मात्रा जितनी ज्यादा होगी वाटर पोटेंशियल उतना ही कम हो जाएगा, यानी बी चैम्बर में वाटर पोटेंशियल कम है।
अब दूसरा क्वेश्चन पूछा, सोल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर सल्यूट पोटेंशियल। बेटा जितने ज्यादा सल्यूट मॉलिक्यूल होंगे उतना ही उसका कम सल्यूट पोटेंशियल होगा, यानी बी चैम्बर का सल्यूट पोटेंशियल भी कम होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर पोटेंशियल और सल्यूट पोटेंशियल सेम होते हैं। अब पूछा इन विच डायरेक्शन ऑस्मोसिस अकर, तो बेटा ऑस्मोसिस की डायरेक्शन वही होगी जो वाटर के मूवमेंट की डायरेक्शन होगी, और वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होता है, हाई वाटर पोटेंशियल से लो की तरफ। अब चैम्बर ए में सल्यूट कम है तो इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, और सल्यूट यहाँ पर जो चैम्बर बी इसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो मूवमेंट किधर से होगा, हाई से लो की तरफ, यानी ए से बी चैम्बर की तरफ मूवमेंट होगा। क्लियर, डी ऑप्शन देखिए। विच सोल्यूशन हैज द हायर सल्यूट पोटेंशियल, तो बेटा हायर सल्यूट पोटेंशियल उसी का होगा जिसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, यानी ए आंसर हो जाएगा। पांचवें में क्या कहा, एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल, बेटा इक्विलिब्रियम पे दोनों का सेम हो जाएगा, कम ज्यादा नहीं होगा। एफ में पूछा इफ वन चैम्बर है साइज इक्वल टू -2000 किलो पास्कल एंड अदर -1000 किलो पास्कल, विच इज द चैम्बर दैट हैज हायर साइज, तो बेटा अब माइनस की वैल्यू को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो अगर माइनस की वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं तो -1000 किलो पास्कल बड़ा है, तो इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। फिर एक क्वेश्चन आपको दिया गया, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर व्हेन टू सॉल्यूशन विद psi w 0.2 megapascal and psi w of 0.1 megapascal and separated by selectively permeable membrane। ये देखिए बेटा ये मेम्ब्रेन है, एक सोल्यूशन में 0.2 psi w है और दूसरे में psi w की वैल्यू 0.1 है, और आप जानते हैं कि हाई से लो की तरफ होता है, यानी 0.2 वाले से 0.1 की तरफ मूवमेंट हो जाएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी ने बेटा आपसे पूछे हैं सबका आंसर मैंने यहाँ पर कर दिया है। बेटा यहाँ पर एक फिगर और आपको दिया गया जहाँ लिखा है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ये बेटा थिसल फनल एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट में जो थिसल फनल इसको उल्टा करके रखा गया और इसके अंदर देखिए सुक्रोज सोल्यूशन भर दिया गया है। साथ ही इस बीकर के अंदर वाटर भरा गया, आप देख सकते हैं बीकर के अंदर वाटर भरा हुआ है, और यहाँ पर बेटा सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का यूज किया गया। देखिए इसमें क्या लिखा है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस में लिखा है कि थिसल फनल इज फिल्ड विद सुक्रोज सॉल्यूशन एंड केप्ट इन्वर्टेड इन बीकर कंटेनिंग वाटर, यानी बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है और थिसल फनल को उल्टा करके रखा गया, उसके अंदर सुक्रोज सॉल्यूशन भरा गया है। अब बेटा एक सवाल है कि सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन को आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो ये एक ही मेम्ब्रेन हो सकती है जो मार्केट में मुर्गी के अंडे हमें बिकते हुए दिखाई दे सकते हैं, इनका हम यूज कर सकते हैं। कच्चा अंडा हमें लेना है और उसमें से एक छोटा सा होल करके हमें अंडे में उसका जो यॉक और एल्ब्यूमिन है उसको निकाल देना है। अब ये जो कवच बचेगा, शेल बचेगा, इस शेल को हमें डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ HCl में रखना है कुछ घंटे के लिए। जब हम डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ HCl में इस कवच को रखेंगे तो एक सेल डिसॉल्व हो जाएगी और जो मेम्ब्रेन है वो बची रह जाएगी सुरक्षित, और इस मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पे यूज कर पाएंगे। अब बेटा आप यहाँ पर अगर देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट में, थिसल फनल एक्सपेरिमेंट में, तो आपको ये समझ में आएगा कि बेटा ये सोल्यूशन है, ठीक है, और ये प्योर वाटर है। अब आप जानते हैं बेटा कि मैंने आपको समझाया कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, और कोई भी सोल्यूशन अगर दुनिया में है तो उसका वाटर पोटेंशियल कम होगा, और पानी का मूवमेंट हमेशा हाई से कम की तरफ होता है। तो बीकर से जो पानी है इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होता है फनल के अंदर जाएगा, तो फनल के अंदर जो सुक्रोज का लेवल है ये ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ बेटा, क्या लिखा है, वाटर विल मूव इनटू द फनल resulting in rise in the level of solution in the funnel, this will continue till the equilibrium reach। जब तक इक्विलिब्रियम यानी दोनों का इस थिसल फनल के अंदर और बीकर का वाटर पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता है तब तक ये मूवमेंट लगातार चलता रहेगा। अब बेटा कुछ टर्म हमें और सीखने, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बारे में। अगर बेटा हम ऑस्मोसिस को रोकना चाहते हैं तो हमें एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा थिसल फनल के अपर पार्ट के ऊपर, और अगर अपर पार्ट में हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं थिसल फनल पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो प्रेशर अप्लाई करने से उसके अंदर वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और इसके द्वारा हम ऑस्मोसिस को रोक सकते हैं। जितना प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ेगा वाटर ऑस्मोसिस को रोकने के लिए,
इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम दिया जाता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है सल्यूट कंसंट्रेशन के ऊपर, यानी जितने ज़्यादा सल्यूट कंसंट्रेशन होगा थिसल फनल के अंदर, उतना ही ज़्यादा प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ेगा ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। अब बेटा न्यूमेरिकली अगर बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्विवेलेंट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के, लेकिन साइन अपोजिट होता है। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव प्रेशर होता है, जबकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल निगेटिव होता है। और बेटा ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल कोई नई चीज नहीं, ये एक्चुअली सल्यूट पोटेंशियल है, जिसे साई एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए बेटा अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस की अगर हम बात करें तो इससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वाटर का जो मूवमेंट होता है प्लांट सेल में अंदर या बाहर, ये सराउंडिंग सोल्यूशन पे निर्भर करता है। जैसे अगर एक्सटर्नल सोल्यूशन जहाँ पे सेल मौजूद है ये साइटोप्लाज्म के ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता, तो उस सोल्यूशन को आइसोटोनिक कहा जाएगा। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि एक्सटर्नल सोल्यूशन ज़्यादा डाइल्यूट है साइटोप्लाज्म की तुलना में, तो उस सोल्यूशन को हाइपोटोनिक कहा जाएगा। और अगर एक्सटर्नल सोल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है सेल के साइटोप्लाज्म की तुलना में, तो उसे हाइपरटोनिक कहा जाएगा। अब हाइपरटोनिक कंडीशन में अगर आप देखें तो जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगी, और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल स्वेल कर जाती हैं। ये आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। अब बेटा प्लाज्मोलिसिस का मतलब ये है कि जो प्लांट सेल है उसे ऐसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दिया गया जिसकी वजह से सेल के अंदर का पानी बाहर चला गया और सेल पिचक जाती है। तो प्लाज्मोलिसिस अकर व्हेन वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल एंड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल श्रिंक अवे फ्रॉम इट्स सेल वॉल। और आपको यहाँ पर बेटा फिगर भी दिए गए हैं, इन फिगर में आपको दिखाया गया है प्लाज्मोलिसिस के बारे में। ये प्लाज्मोलिसिस है, ये सेल टर्जिड है और ये सेल यहाँ पर फ्लैसिड हो जाती है। तो अब यहाँ पर प्लाज्मोलिसिस में जो वाटर का मूवमेंट होता है वो पहले साइटोप्लाज्म से होता है और फिर वैक्यूल से होता है। इस बात को अच्छी तरीके से आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपसे कि व्हाट ऑक्युपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड श्रंकन प्रोटोप्लास्ट ऑफ प्लाज्मोलाइज सेल। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन उस स्पेस में पाया जाएगा जो स्पेस सेल वॉल और श्रंकन प्रोटोप्लास्ट के बीच बन गया है। अगर किसी सेल या टिश्यू को आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए तो वाटर का कोई भी नेट फ्लो यहाँ पर नहीं होगा। अगर एक्सटर्नल मीडियम की बेटा हम बात करते हैं, अगर एक्सटर्नल सोल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है तो इसी को आइसोटोनिक का नाम दिया जाता है। और अगर वाटर का फ्लो सेल के अंदर और सेल के बाहर चला और इक्विलिब्रियम में मेंटेन है तो इसी को फ्लैसिड का नाम दिया जाता है। प्लाज्मोलिसिस का जो प्रोसेस है ये ज़्यादातर रिवर्सिबल होता है। इसका मतलब कि अगर हम किसी प्लाज्मोलाइज सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दें तो वो फिर से अपने शेप को रीगेन कर सकती है। जब किसी सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है तो वाटर सेल के अंदर आता है और इसकी वजह से साइटोप्लाज्म उसका फूलता है और इससे एक प्रेशर सेल वॉल के ऊपर लगता है जिसे टर्गर प्रेशर का नाम दिया जाता है। तो साइटोप्लाज्म सेल वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगाता है इसी को टर्गर प्रेशर के नाम से जानते हैं। और बेटा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगाता है उसे हम प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या ये भी आप जान लीजिए। प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है ए प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। तो प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल पे जो प्रेशर लगाएगा वो प्रेशर पोटेंशियल है, और साइटोप्लाज्म जो प्रेशर लगाएगा उसे टर्गर प्रेशर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्गर प्रेशर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ द सेल। अब बेटा अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है जहां पर वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है सॉलिड या कोलोइड के द्वारा, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। इसका सबसे जो क्लासिकल या सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप कह सकते हैं दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड एंड ड्राई वुड। आप चने की सीड को पानी में भिगो देते हैं, सुबह आप देखते हो फूल जाते हैं, दैट इज ड्यू टू इम्बाइबिशन। या फिर जो सूखी लकड़ी है ये वाटर को जिस प्रोसेस से एब्जॉर्ब करती है उसी को इम्बाइबिशन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए बेटा, जब कोई वुड वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेल करती है तो इसमें प्रेशर क्रिएट होता है, और इस प्रेशर का यूज प्री हिस्टोरिक मैन यानी प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा चट्टानों को और बोल्डर्स को भूखंडों को तोड़ने के लिए किया जाता था।
अब बेटा ये जो सीड हैं जब हम इनको पानी में डालते हैं तो इससे जो प्रेशर क्रिएट होता है इम्बाइबिशन की वजह से, उसकी वजह से अंकुर मिट्टी के बाहर निकल पाते हैं। अगर ये प्रेशर ना होता, अगर इम्बाइबिशन ना होता तो कभी भी सीड से अंकुर बाहर नहीं निकल पाता, सीडलिंग बाहर नहीं निकल पाता। इम्बाइबिशन को बेटा डिफ्यूजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वाटर का मूवमेंट अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी यहाँ पर कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती है। साथ ही साथ यहाँ पर बेटा ये जरूरी कि वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट एब्जॉर्बेंट और लिक्विड इम्बाइब के बीच में होना चाहिए। साथ ही साथ बेटा यहाँ पर जो एफिनिटी है एडजॉर्बेंट और लिक्विड के बीच, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी ग्रेडियंट होनी चाहिए और एफिनिटी, दोनों चीज़ें जब मौजूद होगी तभी इम्बाइबिशन पॉसिबल हो पाएगा। चलिए बेटा अब बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि था कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है वो वैस्कुलर बंडल और खास तौर से जाइलम के द्वारा होता है, जिसे ट्रांसलोकेशन के नाम से जाना जाता है। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट केवल डिफ्यूजन से नहीं हो सकता, क्योंकि डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है और इसके द्वारा केवल शॉर्ट डिस्टेंस तक मूवमेंट किए जा सकते हैं। जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल टिपिकल प्लांट सेल जिसका साइज 50 माइक्रोमीटर है, इसको क्रॉस करता है तो करीब 2.5 सेकंड का समय लगता है। तो इसका मतलब ये है कि डिफ्यूजन के द्वारा, और प्लांट की ऊंचाई तो बहुत ज़्यादा है, तो डिफ्यूजन के द्वारा इतने ऊंचे प्लांट में पानी को नहीं चढ़ाया जा सकता है। तो जो बड़े साइज के प्लांट हैं उनमें लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम प्लांट की बात करें तो वाटर, मिनरल और फूड का जो ट्रांसपोर्ट है ये मास या बल्क फ्लो सिस्टम के द्वारा होता है। मास फ्लो सिस्टम में सब्सटेंस का मूवमेंट ज़्यादा मात्रा में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ होता है। और मास फ्लो का ये कैरेक्टर यहाँ पर है कि जैसे नदी में चीजें बहती हुई चली जाती हैं, उसी तरीके से जाइलम के अंदर वाटर और मिनरल का मूवमेंट होता है और फ्लोएम के अंदर फूड का मूवमेंट होता है। अब बेटा दो चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है, एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट याद करिएगा गार्डन होज, और एक निगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट सक्शन थ्रू द स्ट्रॉ, ये आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हम छोड़ रहे हैं क्योंकि हर पॉइंट याद करना यहाँ पर जरूरी नहीं है, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन भी कम आते हैं और टॉपिक बहुत बड़ा है, तो इसलिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर से लिखा है बल्क मूवमेंट, यानी ज्यादा मात्रा में सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के द्वारा, इसी को ट्रांसलोकेशन के नाम से जाना जाता है। जाइलम की बेटा बात करें तो जाइलम ट्रांसलोकेशन करता है मेनली वाटर का, मिनरल का और सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन, ये बात ध्यान रखिएगा, फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम ट्रांसलोकेट करता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट को, खास तौर से लीफ से प्लांट के दूसरे हिस्सों तक। और ये आपके नीट में पूछा जा रहा है तो इसको अच्छी तरीके से आप ध्यान रखिएगा। अब बेटा सवाल ये कि प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं। पहले हम वाटर के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो प्लांट वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेटा देखिए रूट हेयर पाई जाती है रूट में, रीजन ऑफ मैचुरेशन में, और यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। रूट हेयर थिन वॉल्ड सिलेंडर पतले एक्सटेंशन होते हैं और ये सरफेस एरिया को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है ये मिनरल सल्यूट के साथ में होता है रूट हेयर के द्वारा। और बेटा यहाँ ध्यान रखिएगा कि वाटर का एब्जॉर्प्शन प्योरली बाय डिफ्यूजन होता है। अब डिफ्यूजन क्या, ये मैं आपको बता चुका, यानी कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती है। अब जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है रूट हेयर के द्वारा, तो इसे डीपर यानी जाइलम तक कैसे पहुंचाया था रूट में, दो इसके लिए रास्ते हैं, एक को एपोप्लास्ट कहते हैं और दूसरे को सिम्प्लास्ट के नाम से जाना जाता है। एपोप्लास्ट में क्या होता है, एपोप्लास्ट की अगर आप बात करें तो एपोप्लास्ट में सेल वॉल आती हैं, यानी नॉन लिविंग सिस्टम आता है। एपोप्लास्ट में सेल वॉल के थ्रू मूवमेंट होता है। और कैस्पेरियन स्ट्रिप की बात करें बेटा, जो कि एंडोडर्मिस ऑफ रूट में पाई जाती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप को छोड़कर बाकी जो मूवमेंट होता है वो सेल वॉल के थ्रू होता है और साथ ही साथ इंटरसेलुलर स्पेसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो वाटर का मूवमेंट अगर सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू हो रहा है तो इसी को एपोप्लास्ट का नाम दिया जाता है। और एपोप्लास्ट मूवमेंट में कभी भी वाटर सेल वॉल को क्रॉस करके या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं जाएगा।
यहाँ पर बेटा एपिडर्मिस आपको दिखाई गई रूट में, ये कॉर्टेक्स सेल है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल और ये जाइलम है। अब एपिडर्मिस में यहाँ पर रूट हेयर पाई जाती है जो वाटर को एब्सॉर्ब करती है, और ये जो वाटर है अब यहाँ से इस तरीके से मूव करता हुआ जाइलम तक पहुंचता है। अब यहाँ पर बेटा आप देखेंगे जो आपको सेल वॉल यहाँ पर दिखाई गई, ये अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर वाली लेयर सेल वॉल। तो सेल वॉल के थ्रू जो मूवमेंट आपको दिखाया गया है, इस मूवमेंट को हम सिम्प्लास्ट के एपोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और साइटोप्लाज्म के थ्रू जो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मूवमेंट हो रहा है, इसको हम सिम्प्लास्ट के नाम से जानते हैं। सिम्प्लास्ट में लिविंग सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि एपोप्लास्ट में लिविंग सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो बेटा आपने देखा कि एपोप्लास्ट में मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वाटर कभी अंदर नहीं जाता है, और ये मूवमेंट ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। यहाँ पर बेटा ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि मास फ्लो ऑफ वाटर अकर ड्यू टू कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। अब बात करते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे के बारे में। सिम्प्लास्ट में इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट होता है। प्रोटोप्लास्ट क्या है बेटा? ए प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। सेल वॉल तो एपोप्लास्ट में चली गई, अब बाकी जो पार्ट बचा वो सिम्प्लास्ट का फॉर्मेशन करता है। और आप जानते हैं प्लांट की जो नेबरिंग सेल होती है वो कनेक्टेड होती हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के द्वारा, और ये प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से जानी जाती हैं। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट की बेटा अगर हम बात करें तो जो वाटर है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, और इंटरसेलुलर मूवमेंट प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है। एपोप्लास्ट में बेटा वाटर सेल के अंदर नहीं आता है, और चूंकि यहाँ पर सिम्प्लास्ट में वाटर सेल के अंदर आता है इसलिए यहाँ पर मूवमेंट स्लो होता है। यानी एपोप्लास्ट में मूवमेंट फास्ट होता है, सिम्प्लास्ट में मूवमेंट स्लो होता है। जो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होता है बेटा, इसमें हेल्प करता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सेल्स ऑफ हाइड्रला लीफ, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। हाइड्रला की लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट है स्ट्रीमिंग के द्वारा, ये आसानी से आप देख सकते हैं। अब ज्यादातर वाटर का जो फ्लो होता है रूट में वो एपोप्लास्ट के द्वारा होता है, क्योंकि कॉर्टिकल सेल लूजली पैक्ड होती हैं और इस वजह से उनके बीच में गैप आ जाता है, और इसलिए वाटर के मूवमेंट के लिए कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं होता है। लेकिन एक चीज बेटा आपको ध्यान रखनी है कि जो एंडोडर्मिस है, जो कॉर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस है रूट में, ये वाटर के लिए इम्परमेबल है, क्योंकि यहाँ पर एक सुबेराइज्ड मटेरियल पाया जाता है जिसे कैस्पेरिन स्ट्रिप कह सकते हैं, और कैस्पेरिन स्ट्रिप से वाटर मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो कैस्पेरियन स्ट्रिप वाला रीजन है एंडोडर्मिस में, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट है वो अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक में चेंज हो जाता है। यहाँ देखेंगे आप एंडोडर्मिस में ये कैस्पेरियन स्ट्रिप आपको दिखाई गई हैं, और इनकी वजह से आप देखिए कि जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट यहाँ पर हो रहा था ये अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक हो जाता है, और फिर यहाँ से जो वाटर है ये जाइलम तक आगे पहुंच पाता है। तो बेटा ये ध्यान रखिएगा कि एपोप्लास्टिक मूवमेंट इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक इन द एंडोडर्मिस ऑफ द रूट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द रूट लेयर इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक इन द एंडोडर्मिस, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता यहाँ पर नहीं है। अब बेटा एक बार अगर जाइलम के अंदर पानी पहुंच गया, तो जाइलम में पानी पहुंचने के बाद अब जाइलम में ट्रैकिड और वेसल के द्वारा पानी का अपवर्ड कंडक्शन होगा बेटा। और ट्रैकिड और वेसल कैसे? नॉन लिविंग कंड्यूट होते हैं, और नॉन लिविंग अगर है तो मतलब ये एपोप्लास्ट का हिस्सा है। यानी जाइलम के द्वारा जब अपवर्ड मूवमेंट होगा तो वो एपोप्लास्टिक हो जाएगा, जबकि यहाँ पर रूट हेयर से जाइलम तक जो मूवमेंट हुआ वो एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक दोनों हुआ है। कुछ प्लांट की बेटा बात करें तो उसमें कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जैसा एक स्ट्रक्चर है माइकोराइजा। माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगस और रूट सिस्टम के बीच में। अब बेटा जो फंगल हाइफी होते हैं वो रूट की सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। फंगल हाइफी, या आप इन्हें देखिए बेटा यहाँ पर लिखा फंगल फिलामेंट फॉर्म ए नेटवर्क अराउंड द यंग रूट और दे पेनिट्रेट द रूट सेल। अब ये जो बेटा हाइफी फंजाई की ये सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं और ये रूट के लिए मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, जिससे शायद रूट एब्जॉर्ब ना कर पाती। तो इस तरीके से फंगस की बात करें तो फंगस मिनरल और वाटर प्रोवाइड करता है रूट को, और बदले में चूंकि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है तो बदले में रूट या प्लांट इन्हें प्रोवाइड करती हैं सुगर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, क्योंकि जो फंगस हैं ये हेट्रोट्रॉफिक होते अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं।
तो ये ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। जैसे माइकोराइजा की हम बात करें पाइनस के केस में, तो पाइनस में माइकोराइजा का ऑब्लिगेट एसोसिएशन होता है। पाइनस के सीड बिना माइकोराइजा के जर्मिनेट नहीं कर सकते हैं और एस्टेब्लिश भी नहीं हो सकते। बेटा चूंकि चैप्टर बड़ा है तो इसकी जो वीडियो है 2 पार्ट में मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन इसके मेंटी के और लाइव सेशन के जो क्वेश्चन है एक ही टॉपिक में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी एक वीडियो तो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ जो आपने पढ़ ली है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ये मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप बेटा इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही बेटा अगर इन टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे क्लासरूम बायोलॉजी वीडियो लेक्चर को परचेज कर सकते हैं। अगर आप केवल प्लांट फिजियोलॉजी चाहते हैं तो केवल 500 रुपये में आपको इसमें मिल जाएगा। पूरा जो 38 चैप्टर और 10 यूनिट हैं इनकी कॉस्ट 3000 है इस समय नीट 2020 के लिए, जबकि एक्चुअल कॉस्ट इनकी 25,000 है। तो बेटा इन वीडियो लेक्चर के द्वारा अपनी तैयारी को और अच्छे से आप बूस्टअप कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगला पार्ट इसका मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। बेस्ट ऑफ लक।